Good morning, students. This is direct tax. आप लोगों को लगता रहेगा कि डायरेक्ट टैक्स से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के बाद भी ये सब थ्योरी हम लोगों को क्यों पढ़ाई जा रही है। आपको लगता रहेगा बाकी लोगों ने तो डायरेक्टली प्रैक्टिकल्स आपका सब्जेक्ट जो है वो चालू किया है। आपको वहाँ पर पढ़ने के लिए वो लोग वो प्रैक्टिकल सम्स दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो सब्जेक्ट है इसके अंदर बहुत सारे रूल्स है, रेगुलेशंस है। वो रूल एंड रेगुलेशंस को जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही ये प्रैक्टिकल वहाँ पर सॉल्व हो सकता है। ये कोई नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा नहीं है जैसे हम लोग ने 11th 12th फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि आपको अगर ऐसा करना है, आपको बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रा कर लिया, उसके अंदर नाम लिख दिए, ये सारे नाम आपको बाय हार्ट करने हैं। यहाँ पर आपको हर एक स्टेप्स के लिए पहले रूल्स है। सैलरी है तो सैलरी के अंदर आपका नॉट नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी, उसके लिए आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि हु इज़ एसएससी, हु इज़ असेसमेंट, who is a person, who is a firm, what is previous year, what is current year। ये सब वहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस ऑफ इंडियन डायरेक्ट टैक्स एक्ट वहाँ पर हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो आज पढ़ते हैं पहला पर्सन। A person is defined under section 2 subsection 31 as follows। The term person includes, एक पर्सन को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, पर्सन किसको बोला जाएगा। इंडिविजुअल आदमी है हम लोग पर्सन बोलते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है हम लोग उसको भी पर्सन बोलते हैं। एक कंपनी है उसको भी पर्सन ही बोला जाता है। एक फर्म है उसको भी पर्सन ही बोला जाता है। एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अगर कोई एसोसिएशन है उसको भी हम लोग वहाँ पर पर्सन बोला जाएगा। उसके अंदर आप इंडिविजुअल भी हो सकते हो एसोसिएशन में, या तो फिर हमारे साथ बहुत सारे हमारे अलग अलग लोग भी वहाँ पर हो सकते हैं, फिर भी हम लोग उनको पर्सन ही बोलते हैं। लोकल अथॉरिटी है उनको भी पर्सन बोला जाएगा। लोकल अथॉरिटी मतलब क्या, कॉरपोरेटर हो गया, नगर सेवक जिसको बोलते हैं, ये सब कौन है, हमारे लोकल अथॉरिटीज़ है। म्युनिसिपल ऑफिस ये भी तुम्हारा लोकल अथॉरिटी है, इसीलिए वहाँ पर ये सब पर्सन्स हैं। एवरी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरीज। जितने भी लोग आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अभी ये सबको एक साथ ऐड कर लो। वो ऊपर जितने नाम मैंने अभी बताए आपको, वो सबको आप एक साथ ऐड करो। आपको जितने लोग वहाँ पर आज दिखाई देंगे ये सब आपके लिए वहाँ पर क्या है, पर्सन। तो ये बात ध्यान में रखो स्टूडेंट्स कि पर्सन्स कौन कौन है और उसका अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 क्या है। अभी इनकम बात करते हैं। इनकम मतलब क्या है। इनकम बोलेंगे सर पैसा कमाना, इस कॉल्ड एज इनकम। अभी इनकम की डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 जस्ट गिव एन इंक्लूसिव लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ इनकम and it is not the exhaustive in nature. The term income under the Income Tax Act has to be sum understood with the help of the following.
अभी इनकम का अलग अलग टाइप्स है, हर एक के लिए इनकम अलग है। हम लोग जॉब पे जाएंगे, हमको सैलरी मिलेगा, वो इनकम है हमारे लिए। दुकानदार काम करता है, वो गुड्स को सेल करेगा, उसके लिए वो इनकम होगा, है कि नहीं। लेकिन दुकानदार में भी 2-3 टाइप्स आएंगे। रोज़ के रोज़ पैसा कमाना अलग होगा, और 15 दिन में, 8 दिन में, महीने में एक बार पैसा कमाना अलग होगा। इसीलिए यहाँ पर इनकम का बहुत सारा अलग अलग टाइप्स है, और कुछ हमारे इनकम ऐसे हैं जो लीगली है और कुछ इलीगली है, और सब इनकम ही है। पहला बात करता हूँ कैपिटल रिसिप्ट। ऑलवेज एग्जेम्प्टेड अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स। कैपिटल रिसिप्ट जो है हमारा, कि भाई आप कुछ मशीनरीज बेच रहे हो, जैसे कि वाटर पंप, पानी का पंप बेच रहे हो, पानी का पंप। वो पानी का पंप खरीदने के लिए रोज़ रोज़ थोड़ी लोग आने वाले हैं। वो जब भी ख़राब हो जाएगा 5 साल में, 10 साल में, तो एक बार लोग तुम्हारे पास आने वाले हैं। इस कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। वो कैपिटल रिसिप्ट हमेशा वो दुकानदार के लिए इनकम है, लेकिन वो एग्जेम्प्टेड है जब तक आपको स्पेसिफिकली वहाँ पर बोलेंगे नहीं कि वो टैक्सेबल है करके। इसीलिए वो हमारे लिए एग्जेम्प्टेड रहेगा। वहाँ पर एग्जेम्प्टेड का मतलब उसके ऊपर कोई भी टैक्स आपको देना नहीं होगा, इसको एग्जेम्प्टेड बोलते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट ऑलवेज टैक्सेबल। रेवेन्यू रिसिप्ट हमेशा टैक्सेबल होता है आपका। जैसे किराने का दुकान, छोटा सा, चाय बेचा, चाय पत्ती बेचा, शक्कर बेचा, चॉकलेट बेचा, दूध बेचा, रोज़ के रोज़ ये सब बिकने वाला है, और रोज़ ही उसको पैसा मिलने वाला है। 1-1 घंटे का पैसा मिलने वाला है, या आधे घंटे का पैसा मिलने वाला है। इट्स कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। और वो रेवेन्यू रिसिप्ट आपके लिए पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स भरना होता है। इलीगल इनकम, इलीगल मतलब ब्लैक मनी, 2 नंबर, ब्लैक मार्केटिंग, वो सब आपके लिए वहाँ पर टैक्सेबल है। इनकम कैन बी इन कैश और इन काइंड। आप पैसा कमाते हो वो 2 तरीके से कमाते हो, एक कैश में होता है, एक काइंड में। मतलब कि वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि डायरेक्टली आपको शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब, ये आपका इनकम है। इनकम कैन बी अर्न वाया म्यूचुअल एक्टिविटीज़, दैट इज़ एम्प्लॉय वेलफेयर क्लब, giving the service to member employee and charging money for same, although not with a motive to earn the profits. अभी देखो, शादी का हॉल होता है, वो शादी का हॉल वो भाड़े पे देते हैं, उनको पैसा मिलता है, लेकिन वो पैसा उनको प्रॉफिट कमाने के लिए हिसाब से दिया है। वो लोग उसके ऊपर प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन कुछ आपका एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के लिए दिया गया हुआ पार्ट, हॉल, ग्राउंड, जिसके थ्रू आपसे एक नॉर्मल अमाउंट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट चार्ज करके आपको वो वहाँ पर मिलेगा। इसीलिए वो नॉर्मल अमाउंट भी वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा एक इनकम करके दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब इस तरीके से है कि जो भी हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर में, अभी ये साल हम लोग 2020 में हैं, 2020-21, ये हमारा करंट ईयर है। तो करंट ईयर है ये, तो प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा? प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल। पिछला साल को हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर करके बोलते हैं। Under Section 2, Subsection 34 and 3, previous year for the purpose of Income Tax Act 1961 means the financial year immediately preceding the assessment year. Assessment year मतलब current year. Previous year
can be less than 12 months for the new source of income. Example, a newly set up business, but it can never be of more than 12 months. प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल होता है, और करंट ईयर को यहाँ पर हम लोग नए नाम से बोलते हैं असेसमेंट ईयर। पिछले साल का टैक्स कैलकुलेशंस करेंगे ये साल में। गवर्नमेंट अभी बोलती है आपको इनकम टैक्स भरना है था 31 मार्च से पहले, लेकिन जो लोग नहीं भर पाते हैं उनको बोलते हैं जून तक भरो। इसका मतलब 2019-20 90-20 ये साल का जो भी आपने इनकम कमाया है उसका जो टैक्स आप गवर्नमेंट को भरना चाहिए वो टैक्स को आप भरोगे 31 मार्च से पहले एक्चुअली। लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स के कारण कुछ लोग नहीं भर पाते, उसके कारण क्योंकि 31 मार्च को तो हमारा अकाउंट्स एक्चुअली क्लोज़ होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं 31 मार्च के अकाउंट्स क्लोजिंग के बाद भरेंगे, इसीलिए आपको वो एक्सटेंशन दिया जाता है कि आप वहाँ पर जून तक भर सकते हो, जुलाई तक भर सकते हो, या फिर अगस्त तक भी भर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट डेट डिक्लेयर करता है उसके हिसाब से वहाँ पर आप इनकम टैक्स भर सकते हो। तो करंट ईयर को बोला जाता है असेसमेंट ईयर, और पिछले साल को जो बोला जाएगा वो होता है तुम्हारा प्रीवियस ईयर। ठीक है, नया बिज़नेस है, मैंने जनवरी में चालू किया तो उसके हिसाब से मेरा प्रीवियस ईयर खाली 3 महीने का है, क्योंकि मैंने बिज़नेस अभी चालू किया हुआ है जनवरी महीने में। अगर मैं बहुत सालों से बिज़नेस कर रहा हूँ तो मेरा पिछला साल अप्रैल महीने से मार्च महीने तक होगा, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ये मेरा प्रीवियस ईयर करके बोला जाएगा। थैंक यू। इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए, ये सारे रूल्स आपको वहाँ पर आगे चल के फॉलो करने हैं, और जो भी नहीं समझ में आता है मुझे तुरंत फ़ोन करके पूछिए। ठीक है, मैं आपको वहाँ पर ऑनलाइन बुला के लेक्चर्स लेना जब पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर आपको बोलूँगा, क्योंकि मैं डेली अभी मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, इसीलिए प्लीज़ इसको आप रेफ़र कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आप एक ही सब्जेक्ट के पीछे पढ़ो। ठीक है, इना मैडम पढ़ा रहे, अर्चना मैडम पढ़ा रहे, प्रेम सर पढ़ा रहे, तो एक ही सब्जेक्ट के पीछे मत जाइए, बाद में आपके ऊपर ही बर्डन आने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स इतना आसान नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे रेगुलेशंस है, और जब तक वो आपको अच्छे से याद नहीं होंगे वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे।